न तो जरा जल्दी करो, देखो कितना अंधेरा हो गया है। हाँ, बस ये आखिरी बार जाल फेंका है। ज्यादा मछलियों का लालच मत करो न तो, अगर गलती से कोई मगरमच्छ आ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मछलियां तो हाथ से जाएंगी ही, साथ के साथ हम दोनों भी चले जाएंगे उस मगर के पेट में। ओहो, एक मछुआरे होकर इतना डरोगे तो कैसे चलेगा? देखा ना मैंने कितने आराम से टोकरा भरकर मछलियां इकट्ठी कर ली। आप तो बस देखते जाओ, ये आखिरी बार में भी मैं कमाल करके दिखाऊंगी। अरे भगवान, जो कमाल दिखाना है अब घर चल के चूल्हे पर दिखाना। चलो, इतने अंधेरे तक यहाँ किनारे पर रुकना बहुत खतरनाक है, चलो जल्दी करो। न तो नहीं, रुक जाइए। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, तू सो जा। कुछ ही मिनटों में राजू तो सो गया, लेकिन नत्तो फिर से पुरानी यादों में खो गई। तुम क्यों जिद कर रही हो नत्तो? मैंने कहा ना, किनारे पर जाना खतरे से खाली नहीं है, और तुम फिर पेट से हो, भूल गई क्या? एक बार बच्चे को इस दुनिया में आ जाने दो, फिर मैं। रहने दो जी, अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। मुझे किनारे पर जाना है तो बस आज ही जाना है। आप एक बार ले जाकर तो देखो मुझे, देखना आपसे ज्यादा मछलियां पकड़कर दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो साथ, लेकिन जब मैं कहूँ फौरन मेरे साथ वापस चल देना। तुम नहीं जानती, दिन छिपते ही वहाँ किनारे पर। हाँ, पता है मुझे। हमारी शादी के अभी 4 महीने हुए हैं और अब तक 400 बार सुन चुकी हूँ कि वहाँ किनारे पर दिन छिपने के बाद क्या होता है। अब चलो भी। उस दिन को बीते कई साल गुजर गए, लेकिन अब भी नत्तो इस अफसोस से उबर नहीं पाई थी कि काश उस दिन उसने अपने सुजन की बात मान ली होती। वो उसके साथ मछली पकड़ने किनारे पर ना जाती, क्योंकि उस दिन वही हुआ जिसका सुजन को डर था। एक खूंखार मगरमच्छ कब नदी के पानी से निकलकर नत्तो के बिल्कुल नजदीक आ गया, उसे एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन वक्त रहते सुजन की नजर उस पर पड़ गई और वो खुद नत्तो और उस मगरमच्छ के बीच आ गया। सुजन उस मगरमच्छ का शिकार बन गया और नत्तो कभी इस हादसे से उबर नहीं पाई। फिर अगली सुबह। ए महारानी, कब तक सोती रहेगी? मेरे बेटे को तो खा गई, अब मुझे भी भूखा मारने का इरादा है क्या? अब माँ जी बस उठ गई। दादी, माँ को सो लेने दो ना, वो रात को नहीं सोई थी, माँ डर गई थी। माँ ने फिर से सपने में उस राक्षस को देखा। ये देखो, इसे भी तैयार कर दिया अपनी तरफदारी करने को। देख राजू, मेरी बात सुन, ये जो तेरी माँ है ना, इसी ने तेरे बाबा को मारा है, तो तू इसकी बात मत सुना कर। कहीं किसी दिन ये तुझे भी उस मगरमच्छ के पास ना छोड़ाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा दादी, मेरी माँ बहुत अच्छी है, उसने बाबा को नहीं मारा। आप झूठी हो, जाओ, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। ये कहकर राजू रोते हुए वहां से चला गया। नत्तो उसे मनाने उसके पीछे जाने लगी, लेकिन तभी उसकी सास जमुना ने पीछे से कहा, कहाँ जा रही है? जाके चूल्हे पर पहले उसके लिए कुछ पका तो सही। बड़ी आई माँ बनने, मैं जाकर मनाती हूँ उसे। ये कहकर जमुना राजू के पीछे गई और नत्तो उस मिट्टी के चूल्हे के पास, जिस पर पकाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। माँ जी को मालूम था कि राशन के नाम पर कुछ नहीं है हमारे पास, फिर भी रट लगा रखी है कि कुछ पका ले। आखिर क्या पकाऊं मैं, जब कुछ है ही नहीं तो? किनारे पर जाकर देखूं क्या, शायद कोई मछली मिल जाए। नहीं, वहां नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। नत्तो का ससुराल पहले से ही काफी गरीब था, फिर सुजन की मौत के बाद हालात और भी बदतर हो गए। मुश्किल ये थी कि ससुराल के नाम पर नत्तो के पास सूखी घास और भूसे से बनी एक झोपड़ी थी, जो एक बीहड़ बस्ती में थी। आस पड़ोस के नाम पर बस वैसे ही कुछ और झोपड़ियां थी। पेट भरने के लिए या तो पास की नदी से मछलियां पकड़कर लानी पड़ती थी, या फिर आसपास के पेड़ों के फलों का सहारा था। और फिर, माँ जी लाइए, मैं ये फल काट देती हूँ, फिर जो अच्छा होगा वो आप खा लेना। रहने दे, कोई जरूरत नहीं इतनी मेहरबानी की। आलसी कहीं की, खाना बनाने को बोला तो ये सड़े से फल लेकर आ गई। चूल्हे पर कुछ ना पकाया गया तुझसे? क्या पकाऊं चूल्हे पर? उसके लिए राशन भी तो होना चाहिए ना माँ जी। अन्न का एक दाना नहीं है तो आप ही बताओ, मैं क्या करूं? जाके उसी मगर के पेट में समा जा जहाँ मेरे बेटे को छोड़ आई थी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, पहले मेरे बेटे को खा गई और अब मुझे और मेरे पोते को भी भूखा मारना चाहती है। नत्तो की सास एक बार फिर उसे खरी खोटी सुना गई और नत्तो बस रोती रह गई। रो मत माँ, मुझे तो ये फल बहुत अच्छे लगे। नत्तो जानती थी कि राजू बस उसका मन हल्का करने के लिए ऐसा बोल रहा था। सच तो ये था कि राजू ने कई दिनों से कुछ भी ठीक से नहीं खाया था और वो बहुत भूखा था, और ये बात नत्तो को खाए जा रही थी। नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, फिर अब और नहीं डरूंगी। मैं जाऊंगी किनारे पर और ढेर सारी मछलियां पकड़ कर लाऊंगी, आगे जो होगा देखा जाएगा। इस तरह हिम्मत करके नत्तो अपना मछली पकड़ने का जाल लेकर नदी की तरफ बढ़ने लगी।
तभी उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए, जिनकी झोपड़ी नत्तो की झोपड़ी के नजदीक ही थी और उनका भी पूरा परिवार मगरमच्छों की भेंट चढ़ चुका था। क्या हुआ नत्तो बेटी, कहाँ जा रही हो? किनारे पर जा रही हूँ बाबा, मछलियाँ पकड़ने। अरे पर वहाँ तो। अब वहाँ पर कुछ भी हो बाबा, अपने बच्चे और सास का पेट भरने के लिए मैं हर जोखिम उठाने को तैयार हूँ। नहीं बेटी, जरा सोचो, वहाँ अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसके बाद तुम्हारे बेटे और सास का क्या होगा? हिम्मत रखो बेटी, तुम एक माँ हो, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगी। वैसे एक बात और बता दूं तुम्हें, वो कमबख्त मगर राक्षस अब पहले से ज्यादा खूंखार हो गए हैं। कल ही अपनी बस्ती के अंदर घुस गया था एक, वो बिरजू उसकी झोपड़ी में घुस गया था। वो तो गनीमत रही कि बिरजू ने वक्त रहते अपनी बीवी बच्चों को बचा लिया, वरना न जाने क्या अनहोनी हो जाती। ये कहकर बूढ़े बाबा अपनी झोपड़ी के अंदर चले गए और नत्तू वहीं बैठकर गहरी सोच में डूब गई। बाबा की बात तो बिल्कुल सही है, पर मैं अब करूं क्या? और मेरे पीछे अगर वो मगर मेरी झोपड़ी तक ना, नहीं, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। नत्तू ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर पास के पेड़ की एक ऊंची सी डाली पर पड़ी। ये सही रहेगा, ना रहेगी झोपड़ी और ना रहेगा कोई खतरा। फिर पेड़ों के सबसे अच्छे और मीठे फल भी तो सबसे ऊंची डालियों पर ही लगते हैं। नत्तू के दिमाग में जबरदस्त आइडिया आया था। उसने वापस जाकर खुद अपने हाथों से अपनी भूसे से बनी झोपड़ी तोड़ डाली और जब ये सब जमुना ने देखा तो वो गुस्से से चिल्लाई, अरे ओ पागल औरत, क्या कर रही है? सच है ये औरत नहीं डायन है, डायन। तभी तो पेड़ पर जाकर बैठी है। हाय, पूरी झोपड़ी तोड़ डाली चुड़ैल ने। माँ जी आप बस देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद नत्तो ने पेड़ की सबसे ऊंची और मजबूत डाली पर एक बड़ा सा घोंसला बनाकर तैयार कर लिया था, जो आरामदायक होने के साथ साथ हर खतरे से दूर भी था। राजू, दादी को आराम से ऊपर लेकर आजा, आज से हम यहीं रहेंगे। नत्तो की बात सुनकर राजू बहुत खुश हुआ और जमुना हैरान। लेकिन फिर ऊपर आने के बाद, वाह माँ, ये फल तो बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर कितने सारे फल हैं। राजू अपनी माँ की तारीफ किए जा रहा था और जमुना फिलहाल कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी एहसास था कि नत्तो ने कमाल कर दिखाया था। और फिर कुछ महीनों के बाद, जी तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ द वर्ल्ड फेमस नत्तो जी के घोंसले में। जी हाँ, ये इस इलाके का पहला घोंसला घर है जिसे नत्तो जी ने अपने हाथों से बनाया था और फिर धीरे धीरे यहाँ की बस्ती का हर एक घर ऐसे ही घोंसले में बदल गया और ये बस्ती आज पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। कुछ महीनों पहले तक यहाँ मगरमच्छों का आतंक था, लेकिन अब सरकार ने नदी के आसपास ऊंची बाउंड्री बनवाकर उस खतरे को हमेशा के लिए टाल दिया है। साथ ही यहाँ के लोगों को आर्थिक मदद के साथ साथ रोजगार के मौके भी दिए गए हैं और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ नत्तो जी की वजह से। तो नत्तो जी प्लीज बताइए, कितना मुश्किल रहा ये सब आपके लिए? अरे ये कुछ नहीं बोलेगी, मैं बताती हूँ आपको। मेरी बहू औरत नहीं देवी है, देवी। उन मगर राक्षसों से हम सबकी रक्षा की और देखो क्या सुंदर घोंसला बना दिया। मैं तो कहती हूँ ऐसी समझदार बहू हर ससुराल को मिलनी चाहिए। नत्तो ने अपनी हिम्मत और समझदारी से न सिर्फ अपना घर और हालात बदले, बल्कि अपनी सास की सोच भी बदल दी थी, जो अब दुनिया के सामने अपनी बहू की तारीफ। जिसकी मुख्य किरदार है पावनी, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राहुल सिंघानिया की इकलौती बेटी थी। बाय पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स पापा, बट आई एम गेटिंग लेट। आप आराम से नाश्ता कीजिए, मैं निकल रही हूँ। अरे रुको ना बेटा, मैं आ तो रहा हूँ। पावनी के पापा राहुल ने अपने हाथ में सैंडविच लिया और वो पावनी के साथ जाकर कार में बैठ गए। ड्राइवर, पहले कॉलेज ले चलो, पावनी को ड्रॉप करके फिर ऑफिस चलना। हाँ पावनी, और बताओ कैसा चल रहा है कॉलेज में? फर्स्ट क्लास पापा। बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि शहर के इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेज छोड़कर तुमने उस टीचर कॉलेज को क्यों चुना? पापा, भले ही मेरा कॉलेज सरकारी है, लेकिन वहाँ के टीचर्स सबसे बेस्ट हैं। आपके सो कॉल्ड बढ़िया कॉलेजेस में फैसिलिटीज तो बहुत हैं, पर वहाँ की टीचर्स, उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है, स्टूडेंट से नहीं। अब श्याम भैया, बस यहीं रोक दो। यहाँ क्यों? कॉलेज तो अभी आगे है ना? नहीं पापा, मेरे फ्रेंड्स बाहर ही खड़े होंगे और मैं उनके सामने आपकी इस महंगी गाड़ी से नहीं उतरना चाहती। इतना कहकर पावनी गाड़ी से उतर गई और फिर, सर, पावनी मैडम कितनी समझदार है ना? हाँ, आखिर बेटी किसकी है? वो नहीं चाहती कि किसी को मालूम चले कि वो कितने अमीर बाप की बेटी है। ठीक तो है, सब उसके बारे में जान जाएंगे तो ये गरीब फटीचर लोग भीख मांग मांग कर उसे परेशान कर देंगे।
ड्राइवर श्याम राहुल की बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। वो पावनी को उसके बचपन से जानता था। वो समझता था कि पावनी असल में अपने दोस्तों के सामने अपने पापा के पैसों का दिखावा नहीं करना चाहती। असल में लोगों को लेकर पावनी और उसके पिता की सोच में काफी अंतर था। उधर कॉलेज में। हाँ जी मैडम, कहाँ रह गई थी? सॉरी, वो तुम्हें तो पता है ना, इस शहर में बसों में कितनी भीड़ रहती है। चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हें हर जगह अपनी बाइक पर ले चलूंगा, फिर तुम्हें बसों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अच्छा जी, और ये बाइक कहाँ से आएगी? मेरे घर से नहीं मिलने वाला कोई दहेज वहेज, अभी से बता रही हूँ, समझे? मुझे कुछ चाहिए भी नहीं सिवाय तुम्हारे। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। गांव में अपना एक छोटा सा खेत है। खेती का काम अब पापा के बस का रहा नहीं, तो उसी जमीन को बेचकर एक बाइक लूंगा और एक छोटी सी दुकान खरीद लूंगा। कहाँ? इसी शहर में क्या? हो मैडम हो, इतना रईस नहीं हूं मैं। खुद को पूरा बेच भी दूंगा ना, तब भी यहाँ दुकान नहीं खरीद पाऊंगा। केशव की बात पर पावनी जोर जोर से हंसने लगी। केशव और पावनी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। दोनों की पहले दोस्ती हुई, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पर पावनी ने केशव को कभी नहीं बताया कि वो कितनी अमीर है, जबकि केशव ने पावनी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। केशव गांव से शहर आया पढ़ने के लिए और वो एक छोटे किसान का बेटा था। ऐसे ही वक्त बीता और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने को आ गई। फिर एक दिन, पावनी, मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलना है। पर उनसे क्यों मिलना है तुम्हें? अरे उनसे मिलवाओगी नहीं तो तुम्हारा हाथ किससे मांगूंगा भाई? अच्छा, और वो एक बेरोजगार के हाथ में मेरा हाथ दे देंगे? ओ मिस्टर, पहले कुछ काम धंधा शुरू करो, फिर आना मेरा हाथ मांगने। ठीक है, तो फिर डन रहा। मैं अगले महीने तक अपना वो खेत बेचकर गांव में एक दुकान खोलता हूँ और एक नई बाइक भी खरीद लूंगा, और फिर उसी बाइक पर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। सही है? तुम्हारे घर वालों पर भी तो इम्प्रेशन जमना चाहिए कि लड़का पैसे वाला है भाई। केशव की बात सुनकर पावनी मुस्कुरा दी। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन पावनी ने हिम्मत करके अपने पापा राहुल सिंघानिया को केशव के बारे में बता ही दिया। केशव की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकर राहुल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्या कहा तुमने? किसान का बेटा? और वो खुद क्या करता है? पापा, वो गांव में उसकी दुकान है। गांव में? बेटी, आर यू गॉन मैड? कैसे रहोगी तुम उस फटीचर के साथ? राहुल सिंघानिया की बेटी एक गांव में गोबर और कीचड़ के बीच रहेगी क्या? पापा प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। आई लव हिम और मैं उसके बिना। शट अप पावनी। अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टेटस के बारे में तो सोचो। आई एम सॉरी पापा, पर मैंने स्टेटस देखकर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान देखकर उसे पसंद किया है। ओह, तो इसका मतलब तुम फैसला कर चुकी हो। ठीक है, मैं सब समझ गया। तुमने इंसान देखकर प्यार किया और उसने तुम्हारा पैसा देखकर। मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। ये बात कान खोलकर सुन लो तुम। पापा, उसे तो पता ही नहीं है कि आप मेरे पापा हो, और ना ही उसे आपसे कोई दहेज चाहिए। दहेज तो बहुत दूर की बात है। मैं तो उस फटीचर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बात कहकर राहुल सिंघानिया वहां से चले गए और पावनी को समझ आ गया कि केशव से उसकी शादी उसके पिता की मर्जी से तो कभी नहीं हो सकती। अब पावनी के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान लिया और सीधे केशव के पास चली गई। केशव अपनी नई बाइक लेकर आया था। इसके बाद पावनी ने हिम्मत करके केशव को सब कुछ बता दिया। केशव फौरन पावनी को अपने साथ एक मंदिर लेकर गया और वहां दोनों ने शादी कर ली। शादी भले ही बहुत सादगी से हुई थी, लेकिन इस शादी से पावनी और केशव दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? पावनी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? यहाँ गांव में रहकर मैं अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर हम शहर चले गए तो पापा जी का ख्याल कौन रखेगा? पावनी की समझदारी भरी बातें सुनकर केशव को बहुत अच्छा लगा। दरअसल केशव के पापा की तबीयत काफी खराब रहती थी, इसलिए केशव उन्हें छोड़कर शहर नहीं जा सकता था। फिर एक दिन जब केशव और पावनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में ही केशव की बाइक खराब हो गई और फिर शिट, ये क्या हो गया यार? अब तो फंस गए। कोई बात नहीं, आसपास कोई बाइक रिपेयरिंग की दुकान होगी ना, चलो देखते हैं। अरे नहीं बाबा, यहाँ कम से कम 20 किलोमीटर तक कोई बाइक की दुकान नहीं है। केशव की बात सुनकर पावनी दुखी भी थी और हैरान भी। हैरान इसलिए कि इतनी बड़ी आबादी और हाईवे होने के बावजूद वहाँ कोई बाइक रिपेयर की दुकान नहीं थी। किसी तरह वो दोनों रात को अपने घर पहुँचे और अगली ही सुबह पावनी तैयार होकर बिना किसी से कुछ कहे शहर के लिए निकल गई। जब केशव को पावनी घर में नहीं दिखी तो उसने उसे फोन किया। पावनी, कहाँ हो तुम? सॉरी केशव, तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं। मैं शहर आई हूँ किसी काम से, शाम को आकर सारी बात बताती हूँ। पावनी एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही थी। दरअसल केशव का जन्मदिन आ रहा था और पावनी उसके जन्मदिन पर उसे एक बड़ा तोहफा देना चाहती थी।
वो अपने पापा के ड्राइवर श्याम से जाकर मिली। अंकल नमस्ते, कैसे हो आप? अरे पावनी मैडम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? श्याम कई सालों से राहुल का ड्राइवर था और गाड़ी और रिपेयरिंग के बारे में उसे अच्छी खासी जानकारी थी। पावनी उसकी बहुत इज्जत करती थी और श्याम भी पावनी को बहुत मानता था। वो पावनी की मदद करने के लिए फौरन तैयार हो गया। श्याम से मिलने के बाद पावनी सीधे बैंक गई और वहां एक फाइल दिखाकर उसने लोन पास करा लिया। वो फाइल बिजनेस लोन के लिए थी और बैंक को पावनी का आइडिया पसंद आया था। शाम को जब पावनी घर लौटी तो वो एक छोटे से ट्रक में सवार थी। पावनी, अब ये सब क्या है? और ये ट्रक? हाँ, मैं इस ट्रक में हमारी खुशियां और तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लेकर आई हूँ। जैसे ही ट्रक वाले ने ट्रक का गेट खोला तो दिखाई दिया कि पूरा ट्रक छोटी बड़ी कई सारी पेटियों से भरा पड़ा था, जिनमें बाइक रिपेयरिंग के लिए जरूरी हर सामान मौजूद था। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पावनी ने आगे बढ़कर केशव को गले से लगाया और चहकते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मिस्टर। पावनी ने न सिर्फ पूरे गांव की एक बड़ी परेशानी का हल ढूंढ निकाला था, बल्कि केशव को उसके गांव में रहकर ही अच्छी कमाई करने का एक बढ़िया मौका भी दे दिया था। ठीक एक हफ्ते बाद केशव के ऑटो सर्विस सेंटर का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से हुआ। सब लोग पावनी और केशव के लिए तालियां बजा रहे थे और केशव आंखों में आंसू लिए बस पावनी को देखे जा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि पावनी के रूप में उसने बिल्कुल सही जीवन साथी को चुना है, जो उसके स्वाभिमान की भी कीमत समझती है और हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहने की हिम्मत भी रखती है। Thanks for watching.